नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो बचा हुआ फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स का जो बचा हुआ न्यूमेरिकल्स था उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट ही किया जाए, कोशिश किया जाए कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में। तो कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। अब अपने को 30 नंबर करना है, तो देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लिया जाए। तो क्या कह रहा है कि अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग। तो लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, लिफ्ट वाला पूरा थ्योरी बताया गया होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें कई सारा पार्ट है, 13 में 4 पार्ट है, लेकिन सारा लिफ्ट रिलेटेड है। तो एक एक करके देख लिया जाए। जैसे मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखा है, इस वेइंग मशीन के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ये हो गया अपना छोटा चेतन, ठीक है। ये आदमी खड़ा है। अब बात ये कह रहा है कि मास जो मैन है, मैन का जो मास है ये कह दिया। आगे कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड, और ये जो लिफ्ट है पहले सिचुएशन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कैसे? यूनिफॉर्म स्पीड से। अब देखो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पहले सिचुएशन में हम लोग बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा, अच्छा फोर्स नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा है वेइंग स्केल में रीडिंग कितना होगा। तो यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, फिलहाल यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 कर दी हम लोग को पूछा है कि भाई इस वेइंग स्केल में रीडिंग कितना आएगा। तो वेइंग स्केल एक तरह से ना रिएक्शन फोर्स को रीड करता है, ज़्यादा कुछ और रीड नहीं करता। जो रिएक्शन फोर्स है, मतलब जैसे मान लो ये ग्राउंड है, या इसको हम बोलते हैं वेइंग मशीन, इस पर हम किसी खड़क है, तो ये जो खड़ा है उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होगा mg से। अब ये जो mg के बदले में रिएक्शन लगेगा, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, यही नॉर्मल का जो रीडिंग होता है वेइंग मशीन देता है। तो यहाँ पे भी वही कहानी होगा। जैसे ये आदमी खड़ा है तो बाहर का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो लिफ्ट का कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल जो अपने को मिलेगा वो नीचे की तरफ जो अपने को मिलेगा mg मिल जाएगा, और ये mg किसका? मास मैन का है, मतलब जो पर्सन खड़ा उसका है। अब बदले में एक रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा ऊपर में n। तो यहाँ पे जो सिचुएशन में क्या मिलेगा? n = mg। मतलब जो वेइंग स्केल में रीडिंग होगा वो फोर्स से अगर रिलेटेड बात करेंगे तो ये मिल जाएगा अपन को। तो m कितना है और g हम लोग ले लें 9.8 या फिर 10। कुछ बोला है क्या g के बारे में? कुछ बोला नहीं है, तो 10 ही ले लेंगे, सॉल्व करना आसान रहेगा। तो न्यूटन के हिसाब से बात करेंगे तो जो न्यूटन तो फोर्स बताता है, तो न्यूटन के हिसाब से यहाँ पे 700 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। लेकिन अगर वेट के हिसाब से बात करेंगे तो 70 kg g का अपने पास वेट पता चलेगा। यार आँख में कुछ पड़ गया। वर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ये लिफ्ट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। और बोल दें यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर/सेकंड का। तो जब कभी भी ऊपर या नीचे एक्सेलरेशन आ जाता है तब थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाता है। अब कैसे बदलता वही सीखना अपने को। और वैसे तुम लोगों को जब थ्योरी कराया गया हो तो एक लाइन का सीधा सीधा इक्वेशन बताया गया कि लिफ्ट नीचे मूव करेगा तो वेट क्या हो जाएगा, ऊपर मूव करेगा तो वेट क्या हो जाएगा, फ्री फॉल होगा तो वेट क्या हो जाएगा, ये सारा बताया गया। लेकिन एक और बार हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। अब देखो, इस पूरे सिस्टम को देखा जाएगा तो पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है उसको देखा जाए तो यहाँ n है और mg है। तो अगर हम लोग बात करें तो जो फोर्स हम लोग जानते हैं, फोर्स क्या होता है? F = ma होता है। तो यहाँ जो फोर्स है उस हिसाब से देखेंगे तो n और mg को देखेंगे तो mg ही जीत रहा है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम लिखना चाहेंगे mg और n को रिलेट करते हुए तो mg - n = ma लिखेंगे। अब यहाँ से परिवार मिलन अगर कर लें तो परिवार मिलन में क्या मिलेगा? n को भेज दें, नॉर्मल जो अपने को रिएक्शन मिल रहा है, mg प्लस ऑफ माइनस m हो जाएगा ना, mg - ma, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेके सॉल्व कर ले तो m कॉमन आएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा g - a, हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को नॉर्मल, और यही जो होगा अपने पास फोर्स आ जाएगा, एक तरह से न्यूटन में फोर्स आ जाएगा। और यही हम लोग रीडिंग भी बता सकते हैं कि लिफ्ट में वेइंग मशीन में इतना रीडिंग हो रहा होगा। तो जब कभी भी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो क्या करना है? ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन कर देना है, और ये निकल आएगा अपने पास, ठीक है। अब इसी चीज़ में तीसरे सिचुएशन को देखा जाए तो यहीं पे रेस करके यहीं बगल में तीसरा सिचुएशन बना दे रहे हैं। पेन का कलर चेंज कर दे थोड़ा सा। ये हो गया सी नंबर कह रहा है कि अपवर्ड विद यूनिफॉर्म। जैसे अभी क्या था? बी नंबर में डाउनवर्ड था 5 मीटर/सेकंड,
और इसमें है अपवर्ड, ये जो है 5/s²। कहानी यही रहेगा, बस किरदार थोड़ा थोड़ा बदलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल देंगे, m है। और यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है तो सारा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब इन दोनों में अगर बात करेंगे तो जीतेगा कौन, n जीत रहा होगा। तो लिखेंगे क्या, n - mg इज इक्वल टू ma। परिवार मिलन n इज इक्वल टू ma प्लस mg, और n कॉमन लेके क्या होगा a प्लस। तो हम देखो दोनों को एक साथ क्यों रखें, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा तो हम लोग के पास जो नॉर्मल फोर्स होगा या रिएक्शन फोर्स होगा क्या होगा, ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जो अपने पास इक्वेशन आएगा तो वो क्या मिल जाएगा, a प्लस g का। तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए है, ये अपवर्ड एक्सेलरेशन का। मतलब ये वाला फार्मूला हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब जो इसमें चौथा सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर डी है, इसी में अब इसी में हम बता दें, इसी से रिलेट करते हुए बता देते हैं। यहीं कहीं डी नंबर भी बता देता है, यहीं कहीं डी बना देते हैं। ये हो गया डी नंबर, ये था अपने पास बी नंबर, बी सी डी यहीं बता देते हैं। कह रहा व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड मतलब देखो, लिफ्ट मैकेनिज्म अगर फेल, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रहा था और लिफ्ट फेल हो जाए, टूट जाए लिफ्ट, तो लिफ्ट नीचे की तरफ ही आएगा ना। या फिर अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा था और लिफ्ट का जो भी मैकेनिज्म फेल हो जाए, टूट जाए लिफ्ट, तो भी नीचे की तरफ आएगा। तो कुल मिला के अल्टीमेटली अगर लिफ्ट काम करना बंद कर देगा तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगा, मतलब लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगा, लिफ्ट फ्री फॉल करेगा। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल करा मतलब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बी सिचुएशन कंसिडर करेंगे। क्या समझ आ रहा बात? तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है और फ्री फॉल करता हुआ आ रहा है तो इस केस में मतलब लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो हमको बी सिचुएशन मतलब बी वाला केस कंसिडर करना है। तो अगर हम लोग बात कर ले तो यही लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू m ब्रैकेट में g माइनस a। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल करता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे जो a है उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लिखना चाहते हैं m g माइनस g। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा वो कितना, 0। तो कुल मिला के ये जो केस है, इस केस को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस वाला केस कब आ जाएगा, तो जब कभी भी लिफ्ट जो है मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, मतलब लिफ्ट फ्री फॉल करने लगेगा, तो उस केस में अपने को वेटलेसनेस वाला फील आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 सिचुएशन देखें कि अगर नीचे एक्सेलरेट करता हुआ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर फ्री फॉल करेगा तो ये हो जाएगा। एक और केस होता है कि अगर नीचे आ रहा हो लिफ्ट और एक्सेलरेशन को हम लोग ग्रेविटी से ज़्यादा कर दें, मतलब ग्रेविटी कितना है 10, लेकिन हम लोग नीचे आने का एक्सेलरेशन को कर दें 11, 12, 13 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी मतलब जी से ज़्यादा कर दें, तो वो एक अलग केस हो जाता है। उसको भी डिस्कस किया हुआ हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन वो भी एक केस होता है। तो उम्मीद करते हैं लिफ्ट वाला कहानी समझ आएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो दे रखा वो उसको हम अलग अलग पेन से डिनोट कर दे रहे हैं। सबसे पहले एक ये दिया हुआ यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा है, और जो तीसरा है इसमें कुछ ऐसा है। ये 3 सिचुएशन है अपने पास। और यहाँ पे दिया हुआ है 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और ये है अपने पास A नामकरण है, यहाँ O नामकरण है। ये कुछ अपने पास ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि सो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, व्हाट इज़ द फोर्स। मतलब जो पहला सिचुएशन है उसमें अपने को फोर्स निकालना है। 3 केस में फोर्स निकालना है, t लेस 0 पे निकालना है, t ग्रेटर देन 0 पे निकालना है, t ग्रेटर देन 4 पे निकालना है, और t बिटवीन 0 to 4 निकालना है। मतलब जब टाइम 0 से कम होगा उस समय फोर्स निकालना है, टाइम 4 से ज़्यादा होगा तो उस समय फोर्स निकालना है, और 0 से 4 मतलब यहाँ पे मतलब तीनों सिचुएशन में फोर्स निकालना है। ये जो तीनों सिचुएशन दिख रहा है अपने को, और साथ साथ इम्पल्स निकालना है, t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। ठीक है, तो हम लोग एक केस सॉल्व कर रहे हैं, मतलब फोर्स निकाल रहे हैं। सबसे पहले बी में निकालना अपने को इम्पल्स। तो फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स 3 केस के लिए निकालना है, t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे इन दोनों केस को हम एक साथ ले रहे हैं, मतलब ये दो जो टाइम है t लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 4। अब इन दोनों को एक साथ लेने का कारण क्या है, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ ये है अपने पास। तो जब कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में अपने को एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलता है जो पैरेलल होता है एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है या फिर टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होता है, इतना पता होगा। तो यहाँ पे मतलब t लेस देन 0 कह ले या t ग्रेटर देन 4 कह ले, ये दोनों केस में, मतलब इस केस में और इस केस में ऑब्जेक्ट इसमें, ऑब्जेक्ट इज एट
रेस्ट, थोड़ा सा पतला हो गया क्या ये? तो ऑब्जेक्ट है अपने पास रेस्ट में, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो भाई जब पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स कैसा लग रहा होगा? तो यहाँ इन दोनों टाइम में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है? 0। अब हम लोग बात कर ले एट टी, तो कब बात करना है? टी 0 से बड़ा और 4 से छोटा के लिए, मतलब इस केस के लिए बात करना है। तो इस केस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, मतलब इस वाले में, तो इस वाले में मतलब ये सिचुएशन के बारे में बात करें, ये वाला सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर से वही बात है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्लोप बनता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्लोप लाइन मिलता है तो मतलब यहाँ पे कैसा मोशन अपने को पता चलेगा? यूनिफॉर्म। देखो ये सब पहला चैप्टर का है, तो पहला चैप्टर मालूम है तो ये भी होता जाएगा। तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो लगने वाला जो नेट फोर्स हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो मतलब t लेस देन 0 हो जाए, t ग्रेटर देन 4 हो जाए, या t बिटवीन 0 to 4 हो जाए, हर केस में जो मिलने वाला फोर्स है वो कितना है? 0। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं इम्पल्स निकालने के लिए। तो इसको थोड़ा साइड कर दें और ग्राफ को भी हम मिटा दे रहे हैं, लेकिन ग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले ग्राफ को रहने दे, इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा इम्पल्स समझने के लिए। तो हम लोग को इम्पल्स निकालना है t इज इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 4। तो इम्पल्स भी जो है दो केस में निकालना है अपने को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले एट t इज इक्वल्स टू 0। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स को j से डिनोट का फॉर्मूला होता है डेल्टा p। डेल्टा p कहने का मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो मोमेंटम से रिलेट करता हुआ कहानी है जो इम्पल्स वाला होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मोमेंटम फाइनल निकालना है, मोमेंटम इनिशियल निकालना है। अगर हम लोग t इज इक्वल्स टू 0 के लिए बात कर रहे हैं तो t इज इक्वल्स टू 0 ये है, ठीक है, ये है t इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिचुएशन जब हम लोग बात करते हैं तो अपने पास दो वेलोसिटी होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम फाइनल करने का मतलब mv/mu, तो दो वेलोसिटी होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बात करें तो 0 हो जाएगा। t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसके बाद इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसके बाद इसका वेलोसिटी बढ़ा है, तो t इज इक्वल्स टू 0 के बाद वाला सिचुएशन भी अपने को देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट t इज इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन t इज इक्वल्स टू 0 के जस्ट बाद वाला जो सिचुएशन होगा उसको भी देखना पड़ेगा। वहीं से अपने को v मिला, कैपिटल फाइनल वेलोसिटी मिलेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है इस केस में, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 के लिए, वो मिल जाएगा अपने को स्लोप। और कौन सा स्लोप? ये OA वाला स्लोप। और अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वही थीटा निकालते हैं, थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कहने का मतलब 3/4। तो यहाँ से जो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा? फाइनल वेलोसिटी 3/4 मिल जाएगा। और अगर अपने को फाइनल वेलोसिटी 3/4 मिल गया तो वैल्यू पुट करते हैं इस वाले में। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू रखते हैं, तो m कॉमन ले लिया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अपने पास 3/4 माइनस 0। m कितना है अपने पास? मास दे रखा है बॉडी का 4 kg, तो जब 4 रखेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा अपने पास 3। तो यहाँ जो एट t इज इक्वल्स टू 0 पे इम्पल्स मिला है वो मिला है अपने को 3, और 3 kg मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ एट t इज इक्वल्स टू 4 पे बात करें, एट t इज इक्वल्स टू 4 मतलब इसी में दूसरा केस, t इज इक्वल्स टू 0 पहला केस था और t इज इक्वल्स टू 4 बी में ही दूसरा केस है। देखो t इज इक्वल्स टू 4 कहने का मतलब इस सिचुएशन पे बात करना है। तो इस केस में भी फिर से वही j इज इक्वल्स टू डेल्टा p। डेल्टा p कहने का मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम कहने का मतलब यही हो जाएगा, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम यही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है अपने पास वो है 0, और जो इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास वो है 3/4। क्या ये बात समझ आया? अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे तो u जो मिलेगा वो तो यही मिलेगा ना, क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 के बाद वाला सारा सिचुएशन यही है अपने पास, सारा वेलोसिटी यही है। तो जो वेलोसिटी स्टार्टिंग का वो है 3/4, लेकिन उसके बाद वो रेस्ट में आ जाए, तो रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो अब जब इसको वैल्यू पुट सॉल्व करेंगे तो किल मिला के कितना आ जाएगा? -3। तो इम्पल्स जो है t इज इक्वल्स टू 0 पे है 3, और इम्पल्स जो है t इज इक्वल्स टू 4 पे -3। लेकिन यहाँ पे जो एट t इज इक्वल्स टू बोला था एग्जैक्ट वो लेंगे, और उसके बाद का जो सिचुएशन मिलेगा वो भी लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो थोड़ा सा तो कुछ अलग था ये, उम्मीद करते हैं समझ आएगा। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और दोनों को आपस में एक फ्लैट सरफेस पे रखा गया है और आपस में एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया गया है। तो ये है 10 kg वाला मास, इसको ए बोल देते हैं, और ये 20 kg वाला मास जिसको बी बोल देते हैं, जो बड़ा भी है, दोनों को फ्लैट सरफेस पे रखा भी गया है। तो ये बात वो कर दिया। आगे कह रहा है कि दोनों को स्ट्रिंग से जोड़ भी दिया गया है। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स F 600 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू ए, मतलब दो केस है इसमें भी। तो सबसे पहला केस फोर्स अप्लाई कर रहा है एट ए पे, और जो दूसरा फोर्स अप्लाई कर रहा है बी पे। कहने का मतलब ए ब्लॉक पे एक बार फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, बी ब्लॉक पे दूसरी बार फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसके डायरेक्शन में, मतलब पहला वाला जो केस है, अगर हम लोग बात कर लें कि एफ एट ए लगा रहे या एफ ऑन ए, ऑन ठीक रहेगा, एट ने एफ ऑन ए लगा रहे, तो ये कुछ हमें ऐसा दिखा दिए, ये लग गया फोर्स किस पे, ए पे। मतलब ये पहला सिचुएशन के बारे में बात करें कि ए पे फोर्स लगा दिए, और ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो भाई कहीं ना कहीं क्या मिलेगा अपने को, टेंशन मिलेगा। तो टेंशन क्या होता है, अवे फ्रॉम बॉडी होता है, और सिंगल स्ट्रिंग है तो दोनों जो टेंशन होना अलॉन्ग पूरा स्ट्रिंग में सेम ही होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टेंशन, मतलब यही फाइंड ही करना अपने को, टेंशन फाइंड करना। तो देखो टेंशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इधर मूव करेगा, क्योंकि भाई इसको रोकने वाला कोई चीज़ है नहीं। तो अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो पूरा सिस्टम मूव कर रहा होगा, क्योंकि ज्वाइंट है ना सब आपस में। तो एफ ऑन ए लग रहा है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ कितना लग रहा है, तो एफ लग रहा है 600 न्यूटन का, 600 न्यूटन का। मास कितना हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, क्योंकि पूरे सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें। और एसेलरेशन फाइंड करना, तो यहाँ से जो एसेलरेशन निकल के आएगा, और 600 डिवाइडेड बाई ए था 10 kg का, बी था 20 kg का, कुल मिला के 30 kg हो गया। तो कुल मिला के आ गया अपने पास एसेलरेशन 20 आ गया। मतलब इस पूरे सिस्टम का जो एसेलरेशन है इस डायरेक्शन में कितना है, 20। ठीक है, इतना समझ आया होगा। हम लोग को टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए हम बी फिगर का इस्तेमाल करते हैं। ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बी का क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि हमको एक ही फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है, टी। तो फ्रॉम ब्लॉक बी अगर हम लोग निकालना चाहें, पेन का कलर चेंज, तो फ्रॉम ब्लॉक बी, ये जो ऑब्जेक्ट बी या फिर मास बी या ब्लॉक बी है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लगने वाला फोर्स क्या है, टी। और ये टी ही जो है इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करा, पूरा ऑब्जेक्ट मतलब बी को। तो मास ऑफ बी इंटू एसेलरेशन। क्या ये समझ आया कि ये जो ब्लॉक होगा मूव कर रहा होगा। इस ब्लॉक को अगर हम देखेंगे तो इस ब्लॉक पे जो लगना, एक तो देखो ये नॉर्मल और एम जी दोनों आपस में कैंसिल कर देगा, ऊपर नीचे वाला, तो उसको हम ले ही नहीं रहे हैं, हम ले रहे हैं जो उसको मूव करा रहा है। तो यहाँ पे अगर इस पूरे इसी ब्लॉक को देखेंगे तो टी ही तो उसको मूव करा रहा होगा, और टी मूव करा रहा है तो मतलब मास इंटू एसेलरेशन। और किसका मास लेंगे, बी का मास लेंगे इंटू एसेलरेशन। तो यहाँ से हम देखेंगे तो मास ऑफ बी है अपने पास 20, एसेलरेशन है अपने पास 20, तो कुल मिला के जो टेंशन आ गया कितना आ गया, 400 न्यूटन का। ये टेंशन 400 न्यूटन का कब आया, जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ए वाले ब्लॉक पे और ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तब टेंशन कितना है, 400 न्यूटन का। इसी में दूसरा केस अपने को बोला है जब हम लोग फोर्स लगा रहे होंगे बी पे, तो जब फोर्स बी पे लग रहा होगा तब क्या होगा वो पूछ रहा है। कहने का मतलब अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस पे कर देना है। ये हो गया अपने पास फोर्स का डायरेक्शन, पहला ये था, अब हो गया फोर्स का डायरेक्शन ये। तो अगर फोर्स हम लोग बी पे लगा रहे होंगे तब टेंशन कितना आएगा वो बताना। तो हो सकता है सेम है, सॉल्व करके देखते हैं, शायद सेम आ जाए, देखते हैं। तो अगर हम लोग बी पे फोर्स लगाएंगे तो कहानी यही, पूरे सिस्टम का एसेलरेशन तो इतना ही आना है, तो एसेलरेशन तो 20 ही आना है, क्योंकि भाई फोर्स 600 न्यूटन का ही लग रहा है, मास अभी भी 30 है, तो पूरे सिस्टम का एसेलरेशन 20 आएगा, लेकिन बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया तो एसेलरेशन इस डायरेक्शन में आने लगेगा कितना, 20, फोर्स की वजह से। अब हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम ब्लॉक बी, तो यहाँ इस बार ब्लॉक ए को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या, जैसे ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें जिस पे कम फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो ए ब्लॉक पे फोर्स भी लग रहा था, टेंशन भी लग रहा था, तो फोर्स ज़्यादा हो जा रहा था, तो हम लोग बी को लिए। सेम कहानी अगर इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, मतलब ब्लॉक जो है बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ब्लॉक बी को कंसिडर करेंगे तो ये फोर्स है और साथ में ये टेंशन है, तो दो फोर्स है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे ये। तो फ्रॉम ब्लॉक ए तो क्या मिलेगा, देखो ये उस तरफ मूव कर रहा होगा, तो T इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा मास ऑफ ए इंटू एसेलरेशन। T निकालना है, मास ऑफ ए 10 था, एसेलरेशन 20 था, और टेंशन कितना गया, 20 न्यूटन। ये तो जादू होने लग गया कि जब ए की तरफ से फोर्स अप्लाई किया गया है, मतलब ए की तरफ से खींचा गया है, तो जो लगने वाला टेंशन था कितना था, 400 न्यूटन का। जब बी की तरफ से खींचा गया है तो टेंशन कितना हो गया, 200 न्यूटन का। तो इससे क्या पता चलता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये हो गया कि अगर अपने पास दो ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी धागे से कनेक्ट करके रखें
और अगर हम किसी तरफ से खींच रहे, किसी तरफ से कहने का मतलब हल्के साइड से अगर खींचेंगे तो धागे में टेंशन ज़्यादा होगा, देख लो। और हेवी मास की तरफ से खींचेंगे तो धागे में टेंशन कम हो जाएगा। यही तो है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है वही थ्रेड, लेकिन दोनों केस में टेंशन अलग अलग लग रहा है। बस कारण क्या है कि एक बार हम लोग एक ही तरफ से खींचे, मतलब लाइट मास की तरफ से खींचे, और एक बार हम लोग हेवी मास की तरफ से खींचे। तो हेवी मास की तरफ से खींचे हैं तो धागे में टेंशन कम हो गया है, ठीक है। तो यही ठीक है ना, धागे में जितना कम टेंशन रहेगा उतना बढ़िया है, क्योंकि टेंशन बढ़ेगा तो हो सकता है धागा टूट जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया कि हम लोग कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो एक पुली है, पुली के ऊपर से थ्रेड जा रहा है। कह रहा है कि ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें 2 मास है। एक है मास 8 kg का और एक है मास 12 kg का। कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। तो वही सिंपल सी बात है, अगर हम 2 मासेस को लटका के रखें, 8 kg का ये है, 12 kg का ये है, ठीक है। तो मोशन शुरू हो जाएगा, और मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये ऊपर की तरफ होगा और इसका नीचे की तरफ होगा। तो अब यहाँ पे जो लगने वाला, मतलब ये कॉमन सेंस से इतना फिगर तो बन जाएगा, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस पुली से अगर हम लोग बना रहे हैं, तो अब जो लगने वाला फोर्सेस उसको देख लें। तो सबसे पहले इधर हो जाएगा अपने पास mg, इधर हो जाएगा अपने पास t, सेम कहानी इधर हो जाएगा t, और इधर हो जाएगा अपने पास mg। ये लगने वाला फोर्सेस है, ठीक है, उन पुली पे, मतलब उस ऑब्जेक्ट्स पे। और अपने को पता है कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग को निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का, और अपने को निकालना है टेंशन। तो अगर हम लोग बात कर लें, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम से, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत काम आता है। फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं 8 kg मास ऑब्जेक्ट के लिए, 8 kg मास ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, तो T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। अब ये बताओ ये समझ आया कि नहीं। हम लोग क्या बोले, F इज इक्वल्स टू ma होता है, सिंपल जो हम लोग जानते हैं वो बात के लिए F इज इक्वल्स टू ma। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, तो पेन का कलर ले लेते हैं ब्लू। तो ये हो गया F इज इक्वल्स टू ma, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग बात करेंगे, देखेंगे उस पर लगने वाला फोर्सेस कौन सा है। तो हम लोग बात करें 8 kg मास के लिए, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो टेंशन लग रहा है और mg लग रहा है। अब दोनों में जीत कौन रहा है, जीत तो टेंशन रहा है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जो फोर्स जीत रहा है उसमें माइनस कर देंगे जो हार रहा है। तो T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, यही तो कर रहे थे। तो यहाँ से जो T निकल के आएगा वो m कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा m प्लस g। वही लिफ्ट वाला सिचुएशन आ गया। मास कितना है, 8 kg का है यहाँ पे। a कितना है अपने पास, तो पता नहीं अपने को तो 8a कर दे। g है अपने पास 10, मास है ये, तो ये हो गया 80। तो ये हो गया T इज इक्वल टू इतना, ये हो गया इक्वेशन 1। सेम अगर हम लोग बात कर ले दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है कौन सा है, फॉर 12 kg मास ऑब्जेक्ट, 12 kg मास ऑब्जेक्ट। उस केस में क्या देखने को मिलेगा, तो कौन जीत रहा है, mg जीत रहा है। वही कहानी है, F इज टू ma, फॉर्मूला वही है। लेकिन अब देखा जाए फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है, कौन जीत रहा कौन हार रहा। तो इस केस में mg जीत रहा, माइनस T हो साथ में ma, तो कुल मिला के T हो गया, इधर चला गया। m कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी m कहने का मतलब 12 है। तो m 12 120 हो जाएगा क्या, 12 और g 10 हो गया, और ये m है माइनस का 12a, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करेंगे t का वैल्यू, तो कुल मिला के a निकाल लाएंगे क्या, a निकल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लोग बात कर लें तो 20 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। t की जगह पे क्या लिख दे, 8a प्लस 80, 8a इधर आएगा प्लस 80, तो माइनस 40, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20 a, तो a निकल के आ जाएगा 2। और अगर एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 2, और अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन भी आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा, 96। तो हम लोग को यही तो निकालना था, एक्सेलरेशन और टेंशन ही तो निकालना था। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन आ गया अपने पास 96। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आएगा, कुछ हार्ड नहीं था, फ्री बॉडी डायग्राम से बहुत आसानी से बन जाएगा। तो एक बार ट्राई खुद से भी कर लेना, ये कुछ बहुत 30 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं है। अब आके हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको साफ करते हैं।
तो ये दोनों आपस में एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके ये अपने को दिखाना है, प्रूफ करना है कि मतलब एक न्यूक्लियस था, अगर वो दो पार्ट में टूटेगा तो दोनों पार्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यही अपने को बताना है। तो इसका हम वेलोसिटी v1 बोल देते हैं, इसका वेलोसिटी v2 बोल देते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा मास हो गया जिसका इनिशियल जो मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है सेम रहना है, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम लोग बात करें। तो इस केस में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल लेना है। तो मोमेंटम इनिशियल मान लो हम पहले उसका मास था कैपिटल एम, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। पहले उस ऑब्जेक्ट का मास था कैपिटल एम, लेकिन वेलोसिटी था जीरो, क्योंकि होता क्या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास हम एम बोल देते इसका कैप, लेकिन वेलोसिटी कितना था जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। मोमेंटम फाइनल कहने का मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, समझ आया, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन पूरे सिस्टम के ले लेंगे ना, मास इंटू वेलोसिटी पहले वाले का, मास इंटू वेलोसिटी दूसरे वाले का, किस डायरेक्शन वेलोसिटी ये नहीं पता। ये हो गया जीरो। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे v1 हो गया v2, यहाँ से किसी वेलोसिटी का फॉर्मूला वैल्यू निकाले तो मान लो अगर v2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ m1 v1 अपॉन में m2 आएगा क्या। अब ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस यही तो बता रहा है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यही तो पता चल रहा है अपने को। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग यहाँ से बात करना चाहें तो ये जो माइनस शो कर रहा है अपने को, यही शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो दो छोटा छोटा मास है अपने पास, क्या लिख देंगे इसको, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई बोल देंगे, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नेगेटिव सोज टू स्मॉलर न्यूक्लियाई अपोजिट डायरेक्शन। हो गया कहानी। तो यही तो बताना था कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट जो है, या फिर देखो यहाँ, या फिर इसको साफ करो, ऐसे समझा देते हैं। चलो इसको थोड़ा हमको लग रहा नहीं आ रहा होगा, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये भी तो लिख देंगे। तो लिख, किसी के शेरवानी में कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये बताओ m नेगेटिव होगा क्या कभी, मास नेगेटिव हो सकता है क्या कभी। तो इस केस में मास नेगेटिव है नहीं, तो m1 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। तो एक वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक वेलोसिटी नेगेटिव है, तो कहने का मतलब वेलोसिटी ही तो आपस में अपोजिट जा रहा ना भाई मेरे, मास नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो वही बात यहाँ कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अलग तरीके से लिखे थे। तो वेलोसिटी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, यही प्रूव करना था अपने को, प्रूव हो गया, काम खत्म हो गया। तो अब ये जो मिला है ना, एक रिजल्ट मिला अपने को, याद रखना जब कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो सबसे पहले मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल होगा। और अगर इनिशियल मोमेंटम अपने पास जीरो है तो जो फाइनल केस मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब इसी से रिलेट करते हुए हम क्वेश्चन, हमको लगता है 18 भी होगा। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं, 18 नंबर देखते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 ये कह रहा है कि 2 बिलियर्ड बॉल ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड। मतलब दो बॉल है, एक बॉल ये हो गया, दूसरा बॉल भी बना देते हैं अलग कलर से बॉल्स। तो अगर देखो हम इस वाले एक्सिस को प्लस लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं ए, पेन का कलर चेंज, ये हो गया बी, पेन का कलर चेंज, ये हो गया। तो ये इधर 6 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, -6। मतलब ये 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो ये -6 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि बाई डायरेक्शन अपोजिट है। आगे बात कर रहा है कि कोलाइड एंड रीबाउंड, मतलब दोनों आपस में क्या हो रहा है, दोनों आपस में कुछ ये सिचुएशन हो रहा है, ये हुआ। फिर रीबाउंड, रीबाउंड मतलब टकरा के वापस जा रहा है। ठीक है, तो अब तीसरा सिचुएशन जो इसी में हो जा रहा है, बॉल ये हो गया, बॉल ये हो गया, लेकिन अब वापस जा रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। और जाने वाला वेलोसिटी क्या है, कुछ दे रखा है, विद द सेम स्पीड, मतलब जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से वापस जा रहा है। तो ये 6 से आ रहा था तो ये जाएगा भाई -6 से, और ये आ रहा था -6 से, जाएगा +6 से। इतना समझ आया होगा क्वेश्चन। दो बॉल आया अपोजिट डायरेक्शन से, टकराया, टकरा के वापस जाने लगा, यही क्वेश्चन कह रहा। अब आगे फाइंड क्या करना, पूछ रहा व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पैक्ट। अच्छा, तो इसमें अपने को निकालना है इम्पल्स, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेट नहीं करना है, इम्पल्स निकालना है।
तो इम्पल्स निकालना इम्पॉर्टेंट टू ईच बॉल ड्यू टू ईच अदर, मतलब इम्पल्स निकालना एक बॉल दूसरे पे कितना इम्पल्स अप्लाई कर रहा होगा। तो अगर हम लोग इम्पल्स बात कर लेंगे तो पहला कंडीशन में इम्पल्स इसमें निकलेगा, दूसरा इम्पल्स इसमें निकलेगा। तो हम लोग इम्पल्स निकाल रहे हैं बिफोर कोलिजन, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन ही निकलता है, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। जिस समय के लिए जितने देर के लिए कांटेक्ट हो रहा है फोर्स का, उतना ही बड़ा उतना वैसे ही इम्पल्स निकलेगा। या फिर जो हम लोग रिलेशन जानते हैं इम्पल्स का, मतलब जो ज़्यादा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कहने का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कहने का मतलब मास इंटू वेलोसिटी फाइनल, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस मास इंटू यू इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग बॉल के लिए अलग अलग बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग निकाल रहे हैं ये, तो हम निकाल रहे हैं फॉर बॉल ए। तो फॉर बॉल ए अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या देखने को मिलेगा, तो फॉर बॉल ए बात करेंगे तो जो मास है बॉल ए का 0.05 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी है -6, क्योंकि टकरा के वापस जा रहा ना, तो -6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर पॉजिटिव आना है, नेगेटिव आना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन रिजल्ट माइनस में आएगा ना। तो -12 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आने लगेगा। तो ये आएगा कुल मिला के मेरे हिसाब से 0.6, यही आएगा ना। आंसर नहीं लिखा है मेरे पास, लेकिन कुछ यही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ फॉर बॉल ए। लेकिन यही सिचुएशन तो अपने पास रहेगा फॉर बॉल बी। फॉर बॉल बी क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा अपने को मास वही है 0.05। फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी 6 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो -6 था, बीच में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कुल मिला के ये आ गया अपने पास प्लस का। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे इम्पल्स इम्पार्ट, तो जो इम्पल्स इम्पार्ट करेगा ए जो इम्पार्ट करेगा बी पे वो 0.6 माइनस का, अब बी जो इम्पार्ट करेगा ए पे वो भी 0.6 लेकिन प्लस का। तो दोनों एक दूसरे पे जो इम्पल्स इम्पार्ट करेगा वो कितना करेगा, मैग्नीट्यूड में अगर बात कर लेंगे तो हम लोग 0.6। और माइनस कहने का मतलब केवल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। मान लो ए बी पे अप्लाई कर रहा है, बी ए पे अप्लाई कर रहा है, बस उससे डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा इम्पल्स का, वो कितना हो जाएगा 0.6। तो उम्मीद करते ये समझ आया होगा, बहुत कुछ टफ ये भी नहीं था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है पता चलना चाहिए जब मास और वेलोसिटी से रिलेट करता हूँ, बात कर रहा हूँ मोमेंटम के बारे में बात कर रहा हूँ। मोमेंटम के बारे में क्यों बात करना है, क्योंकि जैसे हुआ क्या कि अ शेल ऑफ मास 0 मतलब शेल मतलब जो गोली का खोखा होता है उसके बारे में बात कर रहा, उसको गन से फायर किया जा रहा है। गन का जो मास है 100 kg है, मतलब 2 मास हो गया अपने पास। आगे कह रहा है इफ द मजल स्पीड, मतलब मजल जो गोली है जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है वो है 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक वेलोसिटी हो गया। तो मास और वेलोसिटी रिलेशन कुछ देखने को मिल रहा ना, तो इसीलिए हमको लगा कि यहाँ पे मोमेंटम का इस्तेमाल करना है। या फिर हम ऐसा कह लें कि एक सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। बंदूक गोली एक सिस्टम था पहले, ज्वाइंट आपस में एक दूसरे में, जैसे क्या हुआ अगर हम बनाना चाहें तो जैसे मान लो ये है अपने पास बंदूक सुंदर सा, और ये है अंदर में गोली, तो ये दोनों एक ही पार्ट तो है अभी, ये दोनों एक ही साथ है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जैसे फायर किया जा रहा है, तो फायर पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे, वही याद आई हमको फायर से। तो जैसे इसको फायर किया जा रहा है तो होगा क्या कि बुलेट तो इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन साथ साथ में बुलेट जब बाहर निकल रहा होगा तो जो गन है वो पीछे की तरफ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल। और ये जो बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं मजल स्पीड। तो ये अब क्या हो रहा है, ये दोनों अलग हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग मोमेंटम बात करेंगे तो 0 था, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम इनिशियल। अब इस केस में बात करेंगे मोमेंटम फाइनल। लेकिन भाई जब अलग होके निकल रहा है तो अलग होके निकल रहा है तो आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है ये एक, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू पी एफ। पी आई है 0 अपने पास। मोमेंटम फाइनल अगर निकालना है तो हम लोग बोल देते हैं मास ऑफ गन कैपिटल जी से, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी प्लस एम हो गया बुलेट वाला, मतलब वो जो अपने पास क्या बोल रहा था उसको, खोखे को शेल हो गया, और वो हो गया अपने पास मजल स्पीड।
मॉड्यूल इसमें, ठीक है। अब अपने को निकालना रिकॉइल वेलोसिटी वाला। अभी हम लोग जो रिलेशन देखे थे वही तो है यहाँ पे। तो रिकॉइल वेलोसिटी अगर अपने को निकालना है तो क्या देखने को मिले, एम इधर, तो हम लोग क्या करते हैं, एम इधर कर दिया, अपने निकालना अपने कैपिटल एम। अब इसको सॉल्व करना तुम लोगों का जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। सॉल्व तुम लोग करेगा और आंसर तुम लोग खुद निकालेगा अपना। उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लेगा, लेकिन ये समझना जरूरी था कि हम मोमेंटम का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्शन पे, कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। नंबर 20 देखना अपने को। तो 20 में क्या बात कर रहा है, बात ये कर रहा है कि बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब ये बॉल आ रहा था, ये बॉल आ रहा, बॉल को बैट्समैन डिफ्लेक्ट कर दिया 45 डिग्री से, मतलब कुछ ऐसे मार दिया और यहाँ जो एंगल बन गया कितना बन गया 45 डिग्री का, ठीक है। ये बॉल ऐसे आ रहा था, बॉल फिर टकराने के बाद, बैट से टकराने के बाद कुछ ऐसा चला गया। और V2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि बोल रहा है स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, 54 किलोमीटर कहने का मतलब 50 मीटर पर सेकंड, इतना ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा। कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, और मास ऑफ द बॉल दे रखा अपने को 0.15 kg। तो ये है बॉल जिसका मास अपने पास 0.15 kg। पूछ रहा इम्पल्स क्या होगा। तो देखो इम्पल्स का फॉर्मूला हम लोग दो जानते हैं, लेकिन एक ही फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल करें। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल कहने का मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी। बॉल के बारे में बात हो रहा है क्योंकि इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल पे कितना इम्पल्स होगा, तो बॉल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो मास ऑफ बॉल m कॉमन आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है फॉर्मूला। अब ये m v माइनस यू है। v माइनस यू कहने का मतलब क्या हो गया, डेल्टा v बोलते क्या इसको, चेंज ऑफ स्पीड, यही तो होगा। अब ये क्या निकल के आएगा, तो डेल्टा v जो निकल आएगा वो इसका रिजल्टेंट होगा। कहने का मतलब इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट कुछ इसके बीच में से जाएगा। ये जो होगा यही है अपने पास डेल्टा v। तो ये जो रिजल्टेंट होगा उसी रिजल्टेंट को हम लोग को निकालना है, वही उसका डेल्टा v हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। तो अब डेल्टा v अगर हम लोग को निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है अपने पास स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। अगर एंगल बनता है तो हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा। मतलब इस वाले मशीन में हम लोग सारा वैल्यू अगर रखेंगे तो कुछ डेल्टा v निकल के आएगा। और वो डेल्टा v कितना निकल के आ रहा है, क्या मेरे पास है 27.7 निकल के आएगा। तो अब कुल मिला के हमारे पास मास दे रहा था बॉल का 0.15, इसको नहीं 0.15 kg, और वेलोसिटी दे रखा था 27.72। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करने पे जो अपना आंसर आएगा कुछ आएगा, हमको नहीं पता कितना आएगा, नहीं लिखा हुआ मेरे पास। तो सॉल्व कैसे करना वो हम बता दिए, सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट करना, किस इक्वेशन का कैसे इस्तेमाल करना ये हम बताएं, सॉल्व करना तुम लोगों का काम रहेगा। तो हम लोग क्या किए हैं डेल्टा, अब ये कैसे आता है ना, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करके तुम लोग कन्फ्यूज थोड़ा हो रहा हो, यहाँ पे v माइनस यू को हम डेल्टा v कैसे लिख दिए और डेल्टा v की जगह पे ये कैसे लिख दिए। तो होगा क्या ना कि जब हम लोग ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला पार्टी को हम लोग यहाँ लेके चले जाएंगे, ठीक है, ये लेके चले जाएंगे। जैसे ये v2 था, ये v1 का डायरेक्शन ये था, तो जब हम इधर लेके तो ये हो जाएगा माइनस v1। अब जब ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मतलब होता क्या, तीनों को ऐड करते हैं डायरेक्शन देखते हुए। तो जब तीनों को ऐड करते हैं तो जो यहाँ डेल्टा v निकल आएगा वो निकल के आएगा v माइनस यू, कहने का मतलब v2 माइनस v1। तो वही तो ये था v2 माइनस v1 डेल्टा v, ठीक है। तो ये मतलब ये वहाँ पढ़ा होगा इसलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं गए हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करना बताएं कैसे कैसे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 2 नंबर क्या है बस। तो अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या कह रहा है, क्या स्टोन ऑफ मास 0.25 kg टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा, तो एक स्टोन है, इसको एक धागे से बांधा गया है और इसको एक सर्कुलर पार्ट में घुमाया जा रहा है, ठीक है। ये बात हो गया, कुछ इस तरीके से घुमा दी, ये हो गया कहानी। तो मास अपने को स्टोन का मास दे रखा है, मतलब ये धागे का लेंथ दे रखा है जिसको रेडियस बोल रहा है, और स्पीड दे रखा है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। कह रहा है कि व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये है, तो जो टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। जो मतलब अगर यहाँ सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है तो जो टेंशन हो जाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन में r होता है। t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
mv² अपॉन में r, या फिर हम लोग लिख सकते हैं mr⍵², ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात कर लें तो क्या क्या है अपने पास, तो m है अपने पास, रेडियस है अपने पास, ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं तो बता देते, ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है, इसको हम 40 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे क्या, पर सेकंड का क्या है, तो ये आ जाएगा 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, यही एक तरह से तो फ्रीक्वेंसी है उसका, ठीक है, जिसका हम लोग न्यू बोल दिए। और ओमेगा होता है 2π न्यू, ओमेगा होता है अपने पास न्यू। अब न्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4π/3। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया अपने पास 4/3π। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो मास है अपने पास 0.5 kg, अपने पास 1.5, और ये हम लोग निकाल के आ गया 16π²/9। तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, लिखा तो नहीं है मेरे पास लेकिन कुछ ना कुछ आ जाएगा। वो जो आएगा वही उसका टेंशन हो जाएगा, मतलब ये इस थ्रेड में टेंशन हो जाएगा। आगे इसमें एक और बात कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी रील्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड इसका क्या हो सकता है, मतलब इसको कितने स्पीड से घुमा सकते हैं, कितने तेज़ी से घुमा सकते हैं अगर जो मैक्सिमम टेंशन है वो 200 न्यूटन का है। तो मतलब भाई यही फॉर्मूला तो इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने को निकालना वेलोसिटी। तो ये बवाल को साइड करते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नाउ करके, मतलब इस सारे बवाल को साइड करके कुछ अलग बात करते हैं। अलग बात ये हो जाएगा कि वो बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम स्पीड से घुमा सकते हैं। तो अपने को टी मैक्सिमम दे रखें और हम लोग को मालूम है टी का फॉर्मूला mv²/r, और अगर टी मैक्स है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो कुल मिला के यहाँ से अपने को वी मैक्स ही तो फाइंड करना है, और वी मैक्स फाइंड करना तो वो क्या हो जाएगा TR/m और साथ में अंडर रूट। देख लो अरेंज करेंगे तो यही तो मिलेगा। टी क्या है 200 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन देखना है, रेडियस मालूम है अपने को, मास मालूम है अपने को। तो सारा चीज़ इस मशीन में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और वो शायद निकल के आएगा 34.6। ये लिखा हुआ है मेरे पास, तो हम बता दिए कि जो आंसर इसका निकल के आएगा 34। कहने का मतलब उसको हम कितने स्पीड से मैक्सिमम घुमा सकते हैं, तो 34.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैक्सिमम घुमा सकते हैं, तब वो 200 न्यूटन का होगा। उससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो टूट के आगे निकल जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा और वो अपने बात को एक फॉलो कर लेगा। तो उम्मीद करते ये भी समझ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इफ़ इन दी एक्स, अच्छा पिछले से रिलेट करते हुए कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीजिंग, मतलब उसको घुमाए जा रहे और मैक्सिमम स्पीड से पार कर गए। तो भाई जब मैक्सिमम स्पीड से पार करेंगे तो ब्रेक करेगा, वो लिखा भी है कि ब्रेक कर गया। तो पूछ रहा पाथ क्या होगा, अगर वो ब्रेक कर जाएगा, घुमाते घुमाते टूट जाएगा, तो किस रास्ते पे आगे बढ़ेगा स्टोन। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है स्टोन मूव रेडियली आउटवर्ड। रेडियली मतलब जैसे क्या हो गया, फिगर बना देते हैं, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास, ये हो गया। रेडियली आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में। तो भाई ये तो कहीं से लॉजिकल नहीं होता बात, ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे से अगर घुमा के पूछेंगे तो बता देगा किस तरफ गिरने वाला। दूसरा ऑप्शन दे रखा अपने को स्टोन टेंजेंशियली, मतलब ये एक तरह से MCQ था, पूछ रहा था कौन सा पाथ फॉलो करेगा टूटने के बाद। तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा भाई, B नंबर फॉलो करेगा, जो है टेंजेंशियली, अपने पाथ से टेंजेंशियली फॉलो करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत खुशी मिल रहा है हम लोग को मतलब हमको कि यहाँ तक पहुँच गए, और जल्दी से डिस्कस करके इसको भी ख़त्म करते हैं। 23 कह रहा है कि एक्सप्लेन करना वाई, ये सब बवाल क्यों हो रहा है। तो पहला बवाल क्यों हो रहा है कि हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस में तो कोई नहीं चल सकता, घोड़ा क्या चलेगा, हम लोग भी नहीं चल सकते तो घोड़ा कैसे चलेगा। तो कह रहा है कि हॉर्स कैन नॉट, तो लिख दे ड्यू टू एम्प्टी स्पेस। क्यों नहीं कर सकता, तो एम्प्टी स्पेस है इसीलिए नहीं कर सकता। एम्प्टी मतलब खाली जगह। भाई देखो कोई भी, हम लोग भी पैदल चलते हैं तो हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, हम लोग ज़मीन को धक्का दे रहे हैं पीछे की तरफ, हम लोग ज़मीन को धक्का दे रहे हैं पीछे की तरफ, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वही कहानी घोड़ा भी आगे कैसे बढ़ेगा, जब वो ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देगा। तो ज़मीन को जब वो पीछे की तरफ धक्का देगा तब घोड़ा आगे बढ़ेगा। तो भाई एम्प्टी स्पेस है तो कोई किसी को धक्का ही नहीं दे पाएगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ जो रीज़न हो जाएगा ड्यू टू एम्प्टी स्पेस, वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हम लोग बात करें B नंबर क्या हो जाएगा, पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट विद अ स्पीड में
तो ये तो इनर्शिया में तुम लोग पढ़ोगे, एग्जाम्पल में आओगे इनर्शिया का, कि जैसे मान लो बस में बैठे हैं हम लोग, ऐसे बैठे हो, अगर एक लगा है तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, एक्सेलरेट होता है तो पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है वो, जैसे मान लो क्या होता है कि अगर बॉडी मतलब बस मूव कर रहा है तो हम लोग का बॉडी के साथ साथ मोशन कर रहा है, उतना ही एक्सेलरेशन बॉडी का भी है। बस अचानक रुक जाता है लेकिन हमारा बॉडी जो है अचानक रुक नहीं पाता है। तो वो अचानक रुक नहीं पाता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो रीज़न हो जाएगा, बोल रहा है आगे की तरफ क्यों जाता है, तो आगे की तरफ जाता है किस वजह से, इनर्शिया क्यों है। तो ये इसके लिए पूरा एक अलग ही बताया गया होगा, तुम लोगों को थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया होगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं, सी नंबर को छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा समय ले लेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सी को छोड़ देते हैं, ये पूरा बताया गया होगा, ठीक है। ठीक, खींचना आसान होता है धक्का देने के मुकाबले। कह रहा है कि क्रिकेटर मूव से एंड बैकवर्ड विद, तो ये तो भाई इम्पल्स की वजह से, कि अगर हम बोल रहे हैं कि कैच लेने वक्त जो क्रिकेटर है वो हाथ को पीछे की तरफ लेता है, बॉल को पकड़ के पीछे की तरफ हाथ लेता है, क्यों लेता है? तो इम्पल्स की वजह से। इम्पल्स फार्मूला क्या था, फोर्स टाइम हम बोलते चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम रहना है, ये तो चेंज नहीं होना, ये फिक्स रहना है। तो अगर हम लोग 4 टाइम से रिलेट करते हुआ, तो अगर बॉलर बॉल को पकड़ रहा है वो जितना ज़्यादा टाइम बढ़ाएगा, जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं यहाँ पे हमको 10 लेके आना है, ठीक है। अब 10 ले आने के लिए 2 कहानी हो सकता है, 2 मतलब 3-4 कहानी है, लेकिन हम एक समझाने के लिए बोल रहे हैं 2 × 5 हो सकता है, 5 × 2 हो सकता है, ये दोनों। तो अगर हम फोर्स को छोटा रखें तो टाइम बढ़ गया है क्या? तो वही बात है यहाँ पे। अगर देखो, अगर टाइम बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे पकड़ लेंगे तो फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा हमारे हाथ पे, क्योंकि मोमेंटम तो फिक्स है, मोमेंटम फिक्स है। तो हम क्या करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं, मतलब ये करके, मतलब क्रिकेटर जब ऐसे बॉल पकड़ता है तो टाइम को बढ़ाता है, टाइम को बढ़ाता है तो फोर्स को कम करता है। तो इस वजह से वो हाथ को पीछे ले जाता है ताकि उसको इम्पल्स कम पड़े। तो उम्मीद करते हैं, ये तो रीज़न वाला था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा और बहुत हार्ड नहीं था, खुद से भी ट्राई करके किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने विचारने वाला, लेकिन जब सोचे विचारेगा तभी सीख पाएगा। केवल वीडियो देखने से और रील्स चलाने से, इंस्टाग्राम चलाने से, इधर उधर घूमने से सीख नहीं पाएगा, सीखने के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी हुआ समझ आया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, दीपावली आराम से मनाते रहो, धनतेरस भी कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहो। हम लोग मिलते हैं फिर, राम राम।